हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल एक लेक्चर में आपको एक विशेष प्रकार की ट्रिक की सहायता से चैप्टर 2 जो आपके बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स जिनका केवल चित्र बनाने को बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर्स आपको पूछते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण डायग्राम हैं, प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक लेक्चर के माध्यम से ये सारे डायग्राम बनाने के तरीके और डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो यह वीडियो लेक्चर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है और इसलिए आप इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार करें। हम इस पूरे लेक्चर में अच्छे से चैप्टर 2 के सभी डायग्रामों को बनाने का ट्रिक जानते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम फर्स्ट की तरफ देखेंगे। डायग्राम फर्स्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर का फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। यानी पहले लेक्चर में हम एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम देखेंगे। एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर या पुष्प की संरचना का चित्र कैसे बनता है, पुष्प की संरचना क्या होती है। तो फर्स्ट लेक्चर में देखें, इस लेक्चर में फर्स्ट डायग्राम क्या है, पुष्प की संरचना देखेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना कैसे बनाया जाता है, या हम अगर बोर्ड एग्जाम में पुष्प की संरचना बनाने को पूछा जाता है तो पुष्प की संरचना कैसे बनाए। जनरली यहाँ पर जो आपको एक ट्रिक सिखाई जा रही है ये आर्ट के द्वारा यानी आर्ट की तरह सिखाई जा रही है, बट बायोलॉजी इज नॉट ए आर्ट बट ऑलरेडी बायोलॉजी इज समटाइम्स आर्ट। यानी बायोलॉजी कभी कभी आर्ट की तरह भी कार्य करती है, क्योंकि मैंने विगत कई सालों से ये देख रखा है। और जब से मैंने बायोलॉजी से जुड़ने का प्रयास किया, लगभग बायोलॉजी का 30 to 35% और समटाइम 50%, 30% तो बिल्कुल आप मानकर चले बोर्ड एग्जाम का नंबर चित्र पर निर्धारित होता है। तो देखेंगे पहला डायग्राम पुष्प की संरचना। अगर हमें किसी पुष्प की संरचना को बनाना है तो हम कैसे बनाएं। पुष्प की संरचना का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए हमें बस मार्कर उठाना है और फिर या पेन उठाना है, और शॉर्ट ट्रिक में पुष्प की संरचना को बनाने का तरीका हमें पता चलना चाहिए, पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो के अच्छे से देखते हैं। तो पुष्प की संरचना कैसे बनाए। द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर और द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। हम इसके लेबलिंग को देखेंगे। दिस पार्ट इज कोरोला, इसे हम कोरोला कहते हैं, या हिंदी में इसे दल कहते हैं, या इसे हम दूसरे नाम से दल पुंज भी कहते हैं। यानी दिस सेक्शन, दिस पार्ट इज दल पुंज, दल या कोरोला, and this part is the outer first whorls of the plants flowers. This is known as the calyx. इसे हम कैलिक्स कहते हैं, या इसे हम हिंदी में बाह्य दल भी कहते हैं।
तो दिस इज द एक्सटर्नल, ठीक है, होरल्स एंड फर्स्ट होरल्स बाह्य दल एंड सेकंड इज द कोरोला जिसे हम, ठीक है, दलपुंज कहते हैं। इसके अलावा एंड आर दिस मेनी पार्ट्स इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आल्सो नोन एज द एंडोसियम। ये पुष्प के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं या एंडोसियम कहते हैं। पुंकेसर या इन्हें एंडोसियम कहा जाता है। इसके अलावा ये पार्ट जो आपका है, दिस इज द मेन पार्ट गाइनोसियम। ये गाइनोसियम है जिसे हम हिंदी में स्त्री केसर भी कहते हैं। तो दिस पार्ट इज द स्त्री केसर और द गाइनोसियम। अब हम इन दोनों की संरचना को बाहर भी आपको समझा देते हैं। अगर हम बात करेंगे पुंकेसर की, तो पुंकेसर की जो संरचना होती है ये दो भागों में बटी होती है, मेन पार्ट्स। आगे हमने चैप्टर नहीं पढ़ाया वरना आपको पूरा अच्छे समझ में आ रहा होता, बट यहाँ पर शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। एंडोसियम्स ऑफ द फ्लावर्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भागों से मिलकर बना होता है। द अपर पार्ट्स इज द, ठीक है, ब्रॉड पार्ट्स एंड द दिस सेक्शन इज नोन एज द पोलन सेक। इसे हम हिंदी में परागकोश और इंग्लिश में पोलन सेक कहते हैं। And the parts of the lower portion, this is attached by the flowers and this is known as the, ठीक है, and this is known as the filament। इसे हम फिलामेंट कहते हैं या इसे तंतु या कुतंतु भी कहते हैं। तो पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपरी बड़ा भाग जिसमें मुख्य जनन कोशिका परागकण बनती है उसे परागकोश, जबकि दूसरा निचला भाग, ठीक है, इस कुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। वह हिस्सा जो कुतंतु और फिलामेंट को आपस में जोड़ता है, दिस पार्ट इज नोन एज द कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव भी कहा जाता है और ये कई प्रकार का होता है। अगर आपने मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट्स इन 11th में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। वर्साटाइल, क्लियरेसेंस या विभिन्न प्रकार के कनेक्टिव भी होते हैं। तो ये पुंकेसर की संरचना परागकोश और कुतंतु। अगर हम स्त्री केसर की संरचना को देखेंगे, मैंने वहां केवल स्त्री केसर लिखा है, तो यह संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। अपर पार्ट्स देखेंगे जो बाइफरकेटेड है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं इस पार्ट को, और परागकण इसी पर अटैच होकर पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। यह पार्ट जिसका वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। जबकि लोअर ब्रॉड पोर्शन, बड़ा सा भाग, इसे हम अंडाशय कहते हैं और इसी के अंदर बीजांड भ्रूण कोश पाया जाता है। इसी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी के अंदर सीड का डेवलपमेंट और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी एलियस सेक्शन ऑफ फ्लावर, जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाने का तरीका बताया जा रहा है। हम थोड़ा इस फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी समझ लेते हैं यहीं पर, क्योंकि यहाँ 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक आवृत्ति बीजी पादप में पुष्प की संरचना का अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें 4 मुख्य होरल्स दिखाई देते हैं। सबसे बाहर ग्रीन कलर्स का होरल्स होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में 5, ब्रेसिका कंपेस्टिस यानी सरसों में 4, ठीक है। इसी प्रकार धतूरा स्ट्रामोनियम यानी धतूरा में 5, इसी प्रकार इक्लिप्टा प्रोस्टेटा में 7, इसी प्रकार, ठीक है, हेलियंथस सेनस सूरजमुखी में इनफाइनाइट। इसी प्रकार हम बात करें विभिन्न प्रकार के प्लांटों में तो इसकी संख्या विभिन्न प्रकार के प्लांटों में 4 या 5 होती है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें इनकी संख्या अनिश्चित संख्या के अकॉर्डिंग होते हैं। यह सबसे बाहर पुष्प का चक्र होता है, होरल्स होता है और इसे बाह्य दल कहते हैं। कार्य इसका क्या होता है, यह मुख्य रूप से पुष्प को कली अवस्था में, बडिंग स्टेज में प्रोटेक्ट करता है और बैंगन और टमाटर जैसे प्लांट में यह निषेचन के बाद भी बना रहता है, जबकि अधिकतम पादपों में यह अपघटित होकर नष्ट हो जाता है। ये जो आपका पुष्प का बड़ा बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेकंड होरल्स, इसको हम दलपुंज कहते हैं। गुड़हल में लाल, गुलाब में गुलाबी, सरसों में पीला और गुलाब की अनेक प्रजातियों में अलग अलग रंग के, कनेर में पीला, धतूरा में सफेद। ये जो कलरफुल पार्ट है, रंगीन भाग होता है पुष्प का, उसे हम दलपुंज या कोरोला कहते हैं। ये पुष्प का सेकंड होरल्स होता है। इंपोर्टेंस क्या है इसका, ये पुष्प के अंदर ऐसा भाग होता है जिसमें मकरंद यानी नेक्टर पाया जाता है, जिसके कारण यह पुष्प का भाग मनुष्य व कीटों को आकर्षित भी करता है, यानी यह कलरफुल पार्ट है, यह सेकंड होरल है। और अगर हम संख्या की तरफ चलते हैं तो ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज या गुड़हल में 5, गुलाब में 16 से अधिक पाया जाता है, सरसों में 4, धतूरा में 5
और मकोई में 5 या सोलेनम नाइग्रम जैसे प्लांट में इनकी संख्या होती है, बट कुछ प्लांटों में इनफाइनाइट भी पाए जाते हैं। तो दिस इज द सेकंड होरल्स। देन द थर्ड होरल्स, इसे हम पुंकेसर कहते हैं, ये तीसरा चक्र बनाता है, ये आपका पहला चक्र हुआ। देन दिस इज द सेकंड होरल्स एंड दिस इज द थर्ड होरल्स। तीसरा चक्र पुंकेसर है, इसे हम नर जनन तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर परागकण नर जनन कोशिका बनता है। ये दो भागों से मिलकर बना है, ऊपरी भाग को परागकोश और निचले हिस्से को फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद में अगर हम चौथे होरल्स की बात करते हैं तो वह गाइनोसियम है, जिसे हम ठीक है स्त्री केसर कहते हैं, मादा जनन तंत्र भी कहते हैं। 3 भागों से मिलकर बनी होती है मादा जनन तंत्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनेंगे। पूछा जाएगा पुष्प की संरचना का केवल चित्र बनाइए, तो देन केवल आपको ये डायग्राम बनाना है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है दलपुंज किसे कहते हैं, पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं, बाह्य दल क्या है। तो ये 60 नोट पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो ये पहला डायग्राम इस चैप्टर का था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुष्प की संरचना। हमने इसके बारे में अच्छे से समझ लिए हैं। देन इसके बाद में हम दूसरे डायग्राम के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर का सेकंड इंपोर्टेंट डायग्राम है टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन से परागकोश की अंतस्थ काट का डायग्राम। हम उसको बनाने की ट्रिक से लेकर उसके बारे में कंप्लीट जान लेते हैं कि टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन से कैसे बनता है। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि टीएस सेक्शन क्या है। अभी हमने आपको फर्स्ट डायग्राम में ये दिखाया कि किसी भी फ्लावर के अंदर जो थर्ड होरल्स है, सिर्फ पुंकेसर कहते हैं, इसका ऊपरी भाग परागकोश होता है। अगर हम इसको टीएस सेक्शन के रूप में काटकर और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ विशेष प्रकार का चित्र दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं इसको हम पहले कैसे बनाने का तरीका सीखे। हमें अगर टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन से बनाना है तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आउटर स्ट्रक्चर यानी बाहर की संरचना को बनाना होता है। तो बाहर की संरचना को बनाने के लिए हम देख लेंगे, बिना मार्कर रोके ही आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम पहले खींच लेते हैं, एंड इसके अंदर हम सेलुलर पार्ट बनाते हैं। तो हम आपको ठीक है ट्रिक बता रहे हैं कि आप मार्कर या पेन की सहायता से जब भी आप इस डायग्राम को बनाएं तो अच्छे से कैसा बनाएं, वेल डेवलप, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में केवल डायग्राम जब पूछा जाता है तब आपको पूरा नंबर मिल जाए। और इन केस अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में तो भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक आपके लिए बेहतर हो पाएगी, जिससे आप इसे अच्छे से बना पाए। तो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन से। देन अब हम यहाँ पर एपिडर्मिस बनाते हैं। एपिडर्मिस बनाने के लिए यानी इसे हमें सेलुलर बनाना होता है उसकी संरचना के रूप में। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस बना लेते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे एपिडर्मिस कैसे बनाई जा रही है। एपिडर्मिस की संरचना को बनाएंगे, एपिडर्मिस फटाफट बना लेंगे। और एपिडर्मिस के बनने के बाद में एक्सटर्नल लेयर एपिडर्मिस को कंप्लीट करने के बाद हम सभी लोग स्पोरेंजियम की संरचना को बनाएंगे। तो एक पॉलन सेक में मुख्य रूप से 4 स्पोरेंजियम पाए जाती हैं, जिन्हें हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चारों विशेष प्रकार के होरल्स में 4 स्पोरेंजियम को बना लेंगे। देन हम एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर्स होती है, दिस इज नोन एज द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर को बनाएंगे। तो पॉलन सेक के स्ट्रक्चर्स में सेकंड लेयर्स जो होती है वो इलोंगेट स्ट्रक्चर में होती है, तो हम एंडोथीसियम बनाएंगे। दिस इज द एंडोथीसियम लेयर। पूरे में बनाना है आपको एंडोथीसियम लेयर, तो आप पूरे में बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर्स में। एक लेयर एंडोथीसियम की होगी।
जब आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हो तो आप कलरफुल पेन का अवश्य यूज करें, क्योंकि जब आप लेयर्स कलरफुल बनाएंगे तो वह स्पष्ट दिखाई देगी और डायग्राम भी आपका बेहतर होगा, जिससे आपको पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इसलिए आप कलरफुल पेन्स का यूज करके अलग अलग लेयर्स को अलग अलग प्रकार से बनाने का प्रयास करें। दिस इज द एंडोथीसियम लेयर। एंड इसके बाद में जब हमें एंडोथीसियम लेयर बना लेने हैं तो पहले से पता होना चाहिए कि देन अगली जो संरचना होगी लेयर्स की इसके इंटरनल सेक्शन में, वह होगा मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर ऑलवेज जो होती है एक पीए सेक्शन ऑफ पोलन सेक में 2 या 3 परतों के रूप में पाई जाती है, और उसकी संरचना का यानी उसके इंटरनल पोर्शन में जो सेल होती है उनका शेप ओवल होता है, या फिर वो ठीक है ओवल शेप या एक्स शेप में होती हैं, तो उनको हम बना लेंगे 2 से 3 परतों में पाई जाती हैं। इसी तरह ठीक है मिडिल लेयर सेल्स। दो से 3 लेयर्स बनाना है, बट मैं केवल यहाँ एक लेयर्स बना रहा हूँ, आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर जब आप ये ओवल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 से 3 परतों में ये लेयर्स बनी होनी चाहिए। देन इसके बाद में टैप्टम लेयर हमें बनाना है, तो जो ये एमएमसी होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके बाहर जो मोटी लेयर्स पाई जाएगी यही टैप्टम लेयर होगी, इसको हम टैप्टम परत कहते हैं, जो हमें चारों स्पोरेंजियम के अंदर बना लेना है। आप देखेंगे टैप्टम लेयर का कार्य भी कई बार पूछा जा चुका है कि टैप्टम किसे कहते हैं, टैप्टम का मुख्य कार्य बताइए। तो टैप्टम एक ऐसी लेयर है जो स्पोरेंजियम के बाहर पाई जाती है मोटी परत के रूप में, ये सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य एक पोलन सेक के अंदर जब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिवीजन हो रहा होता है तब तक माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देना होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो दिस इज द स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम के अंदर जो आउटर लेयर्स है यही टैप्टम है, जो मैं रेड कलर से आपको बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज द आउटर लेयर्स एंड दिस इज नोन एज द टैप्टम, ये टैप्टम की परत होगी। देन इसके बाद में इसके इंटरनल सेक्शन में टैप्टम के अंदर कुछ बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं जो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, एंड दिस सेल्स इज नोन एज द एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये एक केंद्रक की एक कोशिका होगी और यह एक केंद्रक की कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसे हिंदी में हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं, ये उपस्थित होती है। और आपने जब ये डिवीजन पढ़ा होगा विशेष प्रकार का टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, तो इन्हीं कोशिकाओं में अर्धसूत्रित विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर या जिन्हें हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। तो हमारी ये 4 स्पोरेंजियम एक पॉलन सेक में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है कि एक पराग कोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, तो एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, 1 2 3 4। इसके अलावा बीच में जो सेल्स होती है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू का कार्य करती है इस पॉलन सेक के मैच्योर होने के दौरान, जिसे हम कंडक्टिंग स्टैंड कहते हैं। और भी पूरे पार्ट्स में आपको ठीक है कुछ सेल्स भर लेना है, तो आपको मैं पूरी लेबलिंग पहले करा के समझा देता हूँ। इस पॉलन सेक की संरचना में जो ये बाह्य स्ट्रक्चर सेल्स है दिस इज नोन एज द
एपिडर्मिस, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और आपको आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप इस पॉलन सेक की संरचना को इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी से बेहतर होगा क्योंकि आप इसे अच्छे समझ पाएंगे। तो जो आउटर लेयर्स ब्लैक कलर की बनी है, दिस इज नोन एज द एपिडर्मिस, ये बाह्य लेयर होगी। Then the blue colors largest cells layers is the unilayers or complicated structure. This is known as the endothecium. इसे हम endothecium कहते हैं, यानी बाहर एपिडर्मिस होगी, उसके अंदर endothecium होगी। जब इसके बाद में तीसरी लेयर पाई जाएगी। मैंने यहाँ पर एक ही लेयर बनाई है, बट या 2 या 3 होती है, ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज नोन एज द मिडिल लेयर, इसे हम मध्य परत कहते हैं। या 2 से 3 लेयर के रूप में एक बीजाणुधानी के टीएस सेक्शंस में पाई जाती है। देन उसके बाद में इनर स्पोरेंजियम में आ जाएंगे। देन पहली लेयर पाई जाएगी जिसे टेपिटम परत कहा जाता है। टेपिटम का 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो उसे तैयार कर लेंगे। और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम एमएमसी, पूरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जिनके डिवीजन से कंप्लीट माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मध्य में जो सेल पाई जाती है उन्हें हम कंडक्टिंग स्टैंड कहते हैं। और इन कंडक्टिंग स्टैंड की सहायता से स्पोरेंजियम या पूरे सेल्स को मुख्य रूप से पोषण मिलता है। तो ध्यान से देखेंगे, एक टीएस सेक्शन ऑफ पोलन सेक, दिस डायग्राम इज द टीएस सेक्शन ऑफ पोलन सेक। ये टीएस सेक्शन है पोलन सेक का। इस डायग्राम में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, क्लियर, इसको ध्यान से समझ लेंगे। सबसे बाहर की तरफ आउटर लेयर्स में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी, ब्लैक कलर की जो संरचना है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड लेयर है, संघनित कोशिका है। इसके मध्य में कोई अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है और यह पूरे पॉलन सेक को सुरक्षात्मक रूप से ढकने का कार्य करती है। देन इसके नीचे लंबी लंबी कोशिकाओं का दूसरा भाग पाया जाता है जिसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम दूसरी कोशिका होती है जो मुख्य रूप से इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का और मिडिल लेयर को पोषण देने का कार्य करती है। देन एंडोथीसियम के अंदर 2 से 3 परतों की बनी हुई ओवल शेप स्ट्रक्चर में संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम मिडिल लेयर्स कहते हैं। और यह मिडिल लेयर्स मुख्य रूप से ठीक है प्रोटेक्ट करती है टेप्टम लेयर को। देन एक पॉलन सेक में 4 स्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानियां होती हैं जिनके बाहर एक मुख्य आवरण उपस्थित होता है जिसे टेपिटम कहते हैं। आपसे पूछा जा चुका है टेपिटम किसे कहते हैं। एक पराग कोश की संरचना के आंतरिक भाग में माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो उनको चारों तरफ से ढककर रखती हैं। यह परत टेपिटम कहलाती है। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है टेपिटम का कार्य बताइए, तो टेपिटम का मुख्य कार्य लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण देना होता है। कब? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के पहले। इसके अलावा मध्य में कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें हम कंडक्टिंग स्टैंड कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, पॉलन सेक की कुछ संरचना एपिडर्मिस लेयर में अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है और पेनिट्रेट करके ठीक है एक विशेष प्रकार के संरचना का निर्माण करती है जिसे स्टोमीनियम कहते हैं। स्टोमीनियम के ब्रेक डाउन होने से ही पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकलते हैं और वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो यह टीएस सेक्शन ऑफ पोलन सेक है जिसके बारे में डायग्राम बनाने का तरीका और लेयर्स के बारे में समझाया जा चुका है। एक बार मैं पूरा बोल देता हूं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एक लेयर की एंडोथीसियम, देन उसके अंदर 2 से 3 परतों की संरचना मिडिल लेयर, देन उसके अंदर स्पोरेंजियम की संरचना लघु बीजाणुधानी की संरचना और एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां। बाहर की तरफ यानी लघु बीजाणुधानी की पहली कोशिका और मिडिल लेयर की आंतरिक सेल पाई जाएगी जिसे हम मुख्य रूप से टेपिटम लेयर कहेंगे। देन उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा मध्य में कंडक्टिंग स्टैंड और कुछ स्थानों पर परागकोश की संरचना अंदर की तरफ पेनिट्रेट रहती है जिसे स्टोमीनियम कहा जाता है। तो यह एक परागकोश की संरचना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको बनाने का ट्रिक अच्छे से जान गए हैं। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें केवल डायग्राम बनाना पूछा जाता है। देन इस डायग्राम के बाद में एक डायग्राम और इसी से जुड़ा है, ठीक है, परागकोश का स्फुटन। उस डायग्राम को बनाने का ट्रिक हम जानेंगे। नेक्स्ट हम तीसरा डायग्राम इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको बनाने का ट्रिक जानते हैं, जो है परागकोश का स्फुटन। ये तीसरा डायग्राम होगा।
जिसे हम डेसेंस ऑफ पोलन सेक कहते हैं। तो डेसेंस ऑफ पोलन सेक क्या है, पहले इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जब किसी फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, अमृत बीजी पादप में, उसका पराग कोष कंप्लीटली परिपक्व हो जाता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन की संख्या मैक्सिमम बढ़ने लगती है, यानी बहुत सारे पॉलन ग्रेन फार्म हो जाते हैं लघु बीजांड जनन प्रक्रिया से। तो वह पराग कोष का भी मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाया, स्टोमीनियम पार्ट यह ब्रेक हो जाता है और पराग कोष इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाते हैं। वह डायग्राम जब टीएस सेक्शन से देखा जाता है तो कुछ दूसरे प्रकार से दिखाई देता है, जिसको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पराग कोष के स्फुटन का चित्र बनाइए। तो इसके लिए थोड़ी सी हम इमेजिंग करेंगे कि पराग कोष का जो इंटरनल सेक्शन है वह एक निश्चित अमाउंट्स या निश्चित विशेष प्रकार की स्पेस में बना होता है। जैसे क्लासरूम में मान लीजिए 5 विद्यार्थी बैठने की संख्या हो या 10 विद्यार्थियों के बैठने की संख्या हो। अब हम उस क्लासरूम में जबरदस्ती 50, 60, 100, 200 विद्यार्थियों को बैठाते चले जाए या मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों को भरते चले जाए, तो एक कंडीशन बनेगी कि अगर क्लासरूम में कोई दीवार वीक है, कमजोर है, तो क्लासरूम को दीवार टूट जाएगी और सब विद्यार्थी भरभरा कर बाहर निकल जाएंगे। वैसे कंडीशन यहाँ बन रही है। देखिए एमएमसी में लगातार डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन कंटिन्यू होता जा रहा है लगातार, जिसके कारण इतने पराग कण इसके अंदर भर जाते हैं, बन जाते हैं कि जो वीक पोर्शन होता है यानी पराग कोष का जो ठीक है वीक सेल लेयर्स होती है लाइक द स्टोमीनियम, वहां से टेपिटम लेयर, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर ब्रेक हो जाती है, एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है और परागकोश इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। तो डायग्राम क्या है, पहले इसको बनाने का ट्रिक देख लेते हैं। इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लेयर्स के रूप में एक्सटर्नल लेयर्स बनाने के लिए, एक एक्सटर्नल सेल्स की संरचना को बनाने के लिए एक बाहर बाह्य आवरण खींचना है, जिसमें हम कुछ इस प्रकार से लेयर बनाएंगे। देन इसके बाद हमें इंटरनल लोअर पोर्शन में एक्सटर्नल लेयर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की संरचना को खींच लेना है। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, इस पूरी संरचना को सेलुलर बनाने के लिए एक्सटर्नल एपिडर्मिस की शुरुआत करना है। तो एपिडर्मिस बनाने के लिए बस हम फटाफट इसे खींचते चले जाएंगे, एक साथ जोड़ते ही। ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे आसानी से और एक अट्रैक्टिव डायग्राम कैसे बना पाए कम समय में, जिससे आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कम समय में नंबर प्राप्त कर ले। एक सजेशन जरूर रहेगा कि मैं आपको चाहे जितना शॉर्ट ट्रिक बताऊं वो डायग्राम बनाने का, बट आपको देखने से डायग्राम बनाना नहीं आ पाएगा। इसलिए आप जब भी डायग्राम को बनाने का तरीका समझ जाए तो उसको आप कॉपी और पेन उठाएं, रफ उठाएं और कम से कम उस डायग्राम को 4 से 5 बार 10 बार रिवाइज करें। देन मैं गारंटी लेता हूं कि आपको यह डायग्राम और इसकी लेवलिंग हमेशा याद हो जाएगी और आप इसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेंगे। एक सजेशन और रहेगा, अगर आपको इस डायग्राम का महत्व समझ में आना हो कि यह कितना उपयोगी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा, टाइप्स की आपकी प्रिय पुस्तक क्वेश्चन बैंक होगी। आप प्रिय पुस्तक मीन्स मैं इसीलिए कह देता हूँ क्योंकि विद्यार्थियों को बायोलॉजी में उस प्रिय पुस्तक से या किसी भी सब्जेक्ट में अत्यंत प्रेम होता है। तो आप उस क्वेश्चन बैंक में देखिए या फिर आप अनसॉल्व पेपर में देखिए कि ऐसे डायग्राम कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। यानी यह अनेक बार पूछे गए हैं, जो मैं शॉर्ट ट्रिक में कुछ विशेष तकनीक के द्वारा आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो ये आपका टीएस सेक्शन कॉलम सेट की एपिडर्मिस लेयर फटाफट बना लेंगे। देन इसको आपको ठीक है एक रेखीय संरचना के रूप में नीचे की तरफ लाइनिंग खींचते जाना है फटाफट प्रत्येक एपिडर्मिस लेयर से।
एपिडर्मिस लेयर्स के एपिडर्मिस लेयर्स में हम एक ऐसी संरचना बनाएंगे जो सारे लेयर्स को आपस में जोड़ रही हो। तो इनर सेल्स के बारे में हम इनर लेयर्स की सेल्स बनाएंगे। कंडक्टिंग स्टैंड वहां भी आपने बनाया था, कंडक्टिंग स्टैंड यहाँ भी पाया जाएगा, तो बीच में हम कंडक्टिंग स्टैंड की कुछ कोशिका बना लेंगे जो मध्य में मिडिल पोर्शन में आपको इसके पहले डायग्राम में कंडक्टिंग स्टैंड बनवाया गया था। देन हम ब्रेक डाउन दिखाएंगे, सेल्स के डिवीजन के बारे में देखेंगे। सेल्स के डिवीजन में बहुत सारी ऐसी सेल्स होंगी जिनमें डिवीजन हो रहा है और उन डिवीजन्स के द्वारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी इनके विभाजन के द्वारा ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन इस लेयर्स के अंदर हो रहा है। तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को इनर पोर्शन में बना लेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, मैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल और अनमैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मैं फास्ट रेड कलर से आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्रत्येक सेल्स के अंदर एक एक न्यूक्लियाई हम बनाएंगे, ऑल सेल्स। देन इसके इनर पोर्शन में कुछ सेल्स का डिवीजन होता है, उन सेल्स के बारे में हम बना लेंगे। दिस सेल्स इज मैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्टोमीनियम बनाएंगे। देखिए ब्रेक डाउन ऑफ स्टोमीनियम यहीं से होगा, जो मैंने आपको बताया कि दीवारें टूट जाए और विद्यार्थी बाहर निकल जाए। उसी प्रकार जब स्टोमीनियम पेनिट्रेट किया हुआ था तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा और फिर पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में फ्री हो जाएंगे। तो दिस इज पोर्शन इज द स्टोमीनियम। ये स्टोमीनियम का हिस्सा है जो विखरित होगा और फिर पॉलन ग्रेन मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद हमें बाहर की तरफ पॉलन ग्रेन की संरचना बनाना है। तो कुछ पॉलन ग्रेन जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाएंगे। This is the pollen grain. दिस इज द पॉलन ग्रेन। ये परागकण है या पॉलन ग्रेन है। अगर ओवरलैपिंग को देखें तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दिस पोर्शन इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होगी जो अभी पिछले डायग्राम में मैंने आपको बनाकर समझाया था। या आपका कंडक्टिंग स्टैंड होगा, आप इसकी लेबलिंग भी करेंगे।
ये कंडक्टिंग स्टैंड है, ये आपका स्टोमेनियम होगा, मेन स्टोमेनियम, और ये ब्रेक डाउन ऑफ स्टोमेनियम है जिसके विखंडित होने से पॉलन ग्रेन वातावरण में मुक्त हुए हैं। ये मैच्योर एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनके विभाजन से पॉलन ग्रेन बने हैं, और ये एमएमसी की सेल है यानी अनमैच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। एंड दिस द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द एडेसेंस ऑफ पॉलन सेक, या परागकोश की स्फुटन का चित्र है। अभी तक के बोर्ड एग्जाम में अगर हम पीछे की तरफ चले जाए तो केवल यह चित्र बनाने को 3 नंबर में 7 बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बनाने का तरीका बता दिया है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम और है जिसके बारे में हम इसके बाद में उसको बनाने का ट्रिक जानेंगे। तो पहला डायग्राम एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझा दिया गया। दूसरा टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन सेक, इसके पहले बना दिया गया। और तीसरा डायग्राम है, ठीक है, पॉलन सेक का, ठीक है, एडेसेंस या डिसेंस ऑफ पॉलन सेक, परागकोश का स्फुटन, इसके बारे में भी आप बनाने का तरीका जान गए हैं। देन अगला डायग्राम हम देखेंगे, चौथा डायग्राम जो इस लेक्चर में हम आपको दे रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल्स, या बीजांड की संरचना। यह भी एक महत्वपूर्ण डायग्राम इस चैप्टर का है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, या इसे हम गुर बीजांडधानी कहते हैं, या बीजांड की संरचना कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीजांड की संरचना हम कैसे बनाएं। बीजांड की संरचना को बनाने के लिए आपको एक स्थान पर पेन या मार्कर उठाने हैं, और फिर मेरे द्वारा जिस तरह से मैं खींचता जा रहा हूँ आपको अच्छे से देख लेना है, और फिर आपको खींचते चले जाने हैं, एक कंप्लीट आवृत बीजी बीजांड की संरचना को बनाना है। देन इसके बाद में हम, ठीक है, इस लेयर को दोबारा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देन हम इस लेयर को नीचे की तरफ लाएंगे और हम फनिकल का पोर्शन बनाएंगे। देन इसके मध्य में हमें एम्ब्रियो सेक बनाना है, जो मैंने आपको पहले ही एक लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो एम्ब्रियो सेक की संरचना इसके इंटरनल पोर्शन में बनाएंगे। देन इसके बाद में, ठीक है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें सेलुलर पोर्शन बनाना होता है, क्योंकि सेल्स बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सेलुलर पोर्शन इसके इंटरनल सेक्शन में बनाएंगे। देन हम इनर पार्ट्स में सेल्स देखेंगे कैसे बनाएंगे। पूरी सेल्स में नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ सेल्स के बनाने के तरीके के साथ आपको समाप्त करूँ, देखेंगे आप आप सेल कैसे बनाएं। तो सेल को बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, जो आप एक दूसरे के सेल को आपस में जोड़कर बनाते जाएंगे। पूरे बीजांड में जब आप सेल बनाएंगे तो यह एक डायग्राम अट्रैक्टिव होगा, इसलिए सेलुलर पोर्शन पूछा जाता है, और आपको इस पूरे डायग्राम में सेल बनाना अति आवश्यक हो जाता है। सेल जरूर बनाएंगे पूरे डायग्राम में। इस प्रकार आप पूरे में सेल बनाएंगे। तो इसके अलावा हम एम्ब्रियो सेक के इंटरनल सेक्शन में देखेंगे, लोअर पोर्शन में 3 सेल्स होंगी, जिन्हें हम एग सेल्स एंड, ठीक है, एक्सेसरी सेल्स कहते हैं। मध्य पोर्शन में एक सेल्स होगी जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं।
और अपर सेक्शन में 3 सेल्स होती हैं जिन्हें हम सिनर्जी सेल कहते हैं। इसके अलावा और कुछ सेल्स होंगी जिनको आपस में कनेक्ट करेंगी, तो वो सेल्स आप हम बना दे रहे हैं। और आपको पूरे सेल्स यानी पूरे डायग्राम में कंप्लीट सेल बनाना होगा, तभी यह डायग्राम कंप्लीट हो पाएगा। यानी आप पूरे इस बोब्यूल्स के अंदर जैसे मैंने सेल बना रखी है वैसे आपको बनाना है, तभी ये डायग्राम कंप्लीट होगा। हम समय को ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम की कंप्लीट सेल को नहीं बना रहे हैं। अब इस पूरे बीजांड की लेबलिंग क्या है वो देख लेते हैं। वह हिस्सा बीजांड का जो किसी ओवरी के लेयर से जुड़ता है उसे हम फनिकिल कहते हैं। हिंदी में इसे हम बीजांड प्लिंथ कहते हैं। ऊपरी पोर्शन में कुछ न्यूट्रेटिव सेल होती हैं जिन्हें हम चैलाजा कहते हैं या इन्हें हम निभाग कहते हैं। इनके नीचे दूसरी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। वह पोर्शन जहां से एम्ब्रियो सेक ओपन होता है और यही इसी पोर्शन से मुख्य रूप से पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है एक ओव्यूल के अंदर, और दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल। इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं या फिर हम इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ की लेयर्स जो मुख्य रूप से कंप्लीटली कवर करती है, घेरने का कार्य करती है, 1 लेयर्स एंड 2 लेयर्स, देन सेकंड पोर्शन में भी 1 लेयर 2 लेयर्स होंगी। ये एम्ब्रियो सेक को कवर करती हैं और इस लेयर को इंट्यूगमेंट कहते हैं या इसे हिंदी में अध्यावरण कहा जाता है, जो चारों तरफ से एम्ब्रियो सेक को कवर करके रखते हैं। तो एक बीजांड की संरचना में ध्यान से सुन लेंगे, नीचे की तरफ वह भाग जो ओवरी से जुड़ता है फनिकिल या बीजांड प्लिंथ कहलाता है। ऊपर की तरफ 2 मुख्य संरचनाएं हैं, एक मुख्य न्यूट्रेटिव टिश्यू बनाता है जिसे चैलाजा कहते हैं, उसके नीचे न्यूक्लियस की सेल पाई जाती है और इन्हीं के विभाजन से एम्ब्रियो सेक बनता है जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। जबकि एम्ब्रियो सेक को दोनों तरफ से 2 लेयर कवर करती है, मोटी सी लेयर्स होती हैं जिन्हें इंट्यूगमेंट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहाँ पर बता देते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है कि सीड का डेवलपमेंट किसी ओवरी के किस भाग से होता है। तो जनरली जब आपका बेसिक नॉलेज होता है तो वहां आपका ठीक है क्वेश्चंस मिलता है कि सीड का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर बीजांड से होता है, बट उसके अंदर हम चलते हैं। ये पूरा बीजांड है, बीजांड के अंदर अध्यावरण में जब इवोपरेशन से वाटर कंप्लीट रिमूव हो जाता है, वह सूख कर मोटा हो जाता है, तो सीड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा वह भाग जहां पर नीचे की तरफ एम्ब्रियो सेक ओपन होता है, जिस रास्ते से पॉलन ट्यूब एक बीजांड में प्रवेश करती है, उसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां पर कंप्लीटली ठीक है 2 मुख्य कोशिकाएं एक फनिकिल तथा माइक्रोपाइल जोड़ती हैं। इन मुख्य कोशिकाओं के जुड़ने वाले भाग को हीलम या हीलस कहते हैं, जिसमें एक साथ में 2 कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। ध्यान से सुनेंगे, अंडाशय से जुड़ा हुआ हिस्सा फनिकिल है, वह हिस्सा जहां पर न्यूट्रेटिव सेल है चैलाजा जो ऊपरी भाग में पाया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियस उसके निचले हिस्से में पाया जाएगा। बीच में मुख्य सेल्स जो रेड कलर की है या एम्ब्रियो सेक होगी, यानी जिसे हम मुख्य रूप से भ्रूण कोश कहते हैं, और इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको लेक्चर में, या एम्ब्रियो सेक होगी। इसके दोनों तरफ एक मोटी लेयर पाई जाएगी जिसे इंट्यूगमेंट कहेंगे, और वह हिस्सा जहां पर बीजांड का मुख्य एम्ब्रियो सेक ओपन होता है और पराग नली प्रवेश करती है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। जबकि फनिकिल और माइक्रोपाइल के जुड़ने वाले हिस्से को हीलम कहा जाता है या हीलस कहा जाता है। तो मैंने आपको चैप्टर 2 के 4 मुख्य डायग्राम, जिनमें से एक की पूर्ण संभावना बोर्ड एग्जाम में बन रही है, मैं आपको दोबारा इस बात को अवगत कर देता हूं। साथ में अगर आपका यह 4 डायग्राम तैयार है तो आपके चैप्टर की लगभग 40% टॉपिक तैयार हो जाएगी। इसलिए इस लेक्चर को अवश्य देखकर यह डायग्राम तैयार कर ले। और अगर आपको ठीक है बोर्ड एग्जाम के लिए नंबर बेहतर लाना है तो जल्दी आपका बोर्ड एग्जाम है, आप इसे हार्ड वर्क करके जरूर तैयार कर ले। अगर आपको डायग्राम बनाने का ट्रिक अच्छा लग रहा हो, डायग्राम आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हम आपको अच्छे से और वीडियो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।